रजनी अपनी मोटी बहू से इसलिए नहीं परेशान थी कि वो मोटी थी, बल्कि इसलिए परेशान थी कि वो खाना बहुत खाती थी। हर वक्त सिर्फ चंपा का मुंह चलता ही रहता था, जिस वजह से रजनी अपनी बहू से बहुत परेशान थी। राम राम राम। अरे कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो तब खाती ही रहती है। बहू, खाना बनाते हुए भला कौन खाता है? क्या यही खाना तू अपने ससुर जी और पति को खिलाएगी? माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाते हुए भूख लग गई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने भी रोटी में सब्जी डालकर उसे रोल बना के खा लिया। हट अब, मैं ही खाना बनाती हूँ, तूने तो पूरा खाना जूठा कर दिया। बहू बहू, कब अक्ल आएगी तुझे? तू अब बेटी नहीं, अब बहू बन चुकी है, समझ में आई? माँ जी, खा लिया मैंने, मैं हाथ धोकर खाना बनाती हूँ, आप हट जाइए। रजनी गुस्से में होती है और वो किचन से चली जाती है। कुछ देर बाद रजनी के घर उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे रजनी, क्या हुआ? इतना परेशान सी क्यों लग रही है? कोई बात है क्या? अरे क्या बताऊं विमला, मैं तो अपनी बहू की आदतों से दुखी हूँ। पूरे दिन उसका मुंह चपड़ चपड़ चलता रहता है, ऐसे में वो और भी ज्यादा फैलती जाएगी। अरे ये तो तू ठीक कह रही है, देख ना, वॉशरूम से आ रही है, वो भी मुंह चलाते हुए। हे प्रभु, ये कैसे कैसे दिन दिखाए जा रहे हो आप? बहू, तू वॉशरूम गई थी और तेरा मुंह क्यों चल रहा है? माँ जी, वो मैं रोटी खा रही थी और मुझे जोर से आ गई तो मैं भी खाते हुए ही वॉशरूम चली गई। वो मेरी माँ कहती है खाना छोड़कर उठना नहीं चाहिए। अरे क्या बात है बहू, बहुत खूब। तेरी माँ ने तो तुझे जो भी अच्छे अच्छे ज्ञान दिए हैं ना, तू उसका पूरा गलत इस्तेमाल कर रही है। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जा बहू, हाथ धो ले, अभी करके आई है, तुझे भूख लग गई होगी। रजनी, ये मैं क्या देख और सुन रही हूँ? राम रे राम, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देख रही है ना, और तू मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछ रही है। अरे ऐसी बहू पाकर कौन खुश होगा भला? तू एकदम सही कह रही है। ऐसी बहू अगर किसी की हो तो उसे परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जान दे देनी चाहिए। हिम्मत रख रजनी, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ। तू मेरा दुख समझ तो रही है, लेकिन हिम्मत देने की जगह मुझे कुएं में ढकेल रही है। खैर छोड़, अब किस्मत तो बदल नहीं सकते ना। अब जब तक हूँ, इस मनबुद्धि बहू को झेलना ही पड़ेगा। रजनी अपनी बहू की हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी चंपा को कहाँ फर्क पड़ना था। वो अपने कामों में मस्त रहती थी और खाती पीती मौज लेती थी। एक सुबह चंपा सो रही थी कि सुबह के 7 बजे रजनी चाय का इंतजार करती है। अरे ओ बहू, सुबह हो गई है, उठती क्यों नहीं? तेरे लिए ही नहीं आई है ये सर्दी, मेरे और गली मोहल्लों के लिए भी आई है ये सर्दी। उठ भी जा और मुझे चाय बना कर दे। जब तक ये उठती है तब तक मैं गाय को रोटी दे आती हूँ। रात को तो मैंने देखा था 2-4 रोटी सबके खाने के बाद बच गई थी। ये कहते हुए रजनी किचन में पहुंचती है, लेकिन किचन में जब रजनी रोटी के डब्बे में रोटी देखती है तो उसे रोटियां कहीं नहीं मिलती। तभी किचन में चंपा आती है। बहू, 4 रोटी रखी थी मैंने, दिख नहीं रही है, कहाँ गया वो? अरे वो मुझे ना सुबह के 4 बजे से जोरों से भूख लगी थी और जब मैं किचन में आई तो खाने को कुछ नहीं था। तभी मुझे वो रोटियां दिखी तो मैंने भी अचार के साथ वो रोटियां खा ली। तभी तो तू लेट से उठती है, पूरे दिन तो खाती ही है, लेकिन तुझे तो सोते सोते भी भूख लग जाती है। हे भगवान, कैसी बहू मेरी किस्मत में मर दी तूने। अब चंपा किचन में खाना बनाती है और घर के कामों में लग जाती है, लेकिन चंपा पोछा लगा ही रही होती है कि उसको ठंडे पानी से सर्दी लग जाती है और वो आधा काम वहीं छोड़कर अपने कंबल में जाकर घुस जाती है। ये सब रजनी को देखकर गुस्सा आता है और वो चंपा के कमरे में जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? तुझे खाने के समय तो सर्दी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही तू कपड़े, पोछा या बर्तन धोने लगती है, तेरे अंदर कपन शुरू हो जाती है। अरे तू इतना जो खाती है ना, ये सब उसी का असर है। शरीर में गर्मी हो गई है।
माँ जी, सच में मैंने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया है। अब सर्दी लगी तो क्या करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रजनी और चंपा ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रजनी का बेटा रवि आता है और वो अपनी माँ को आवाज देने लगता है। आती हूँ। ये लड़का भी ना चैन नहीं है इसे जरा भी। बहू, तुझे उल्टियाँ हो रही है तो ठीक तो है ना? कुछ खाया पिया नहीं था क्या? या फिर तू माँ बनने वाली है? यानी मैं दादी तो नहीं बनने वाली? माँ जी, सुबह का ही खा रखा था, आज तो ज्यादा खाया भी नहीं था मैंने। ना जाने फिर क्यों उल्टियाँ हो रही हैं। बहू तू रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। तू चलकर हॉल में बैठ। अब रजनी को जब ये पता चलता है कि उसकी बहू चंपा को उल्टियां हो रही हैं, यानी कि वो माँ बनने वाली है, तो रजनी अपनी बहू चंपा से कहती है, बहू तूने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। माँ आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो सकता है चंपा ने ज्यादा खा लिया हो जिसके कारण उल्टियाँ हो गई हो। अरे तू चुप कर। तू जाकर शाम को बहू का जांच करवा लियो। और बहू तू जाकर शाम की खाने की तैयारी कर। माँ जी, मैं तो कहती हूँ अपने घर में छोटी सी दावत रखते हैं, जिसमें अपने घर और विमला काकी के घर के लोगों के साथ मेरे मायके वाले भी आ जाएंगे। अरे बहू, आज तो जो तू बोल। सच्ची आज मैं बहुत खुश हूँ। जाकर खाने की तैयारी कर ले। लगता है दोनों सास बहू का दिमाग खराब हो चुका है। अरे मेरा कोई कुछ रोल है इसके अंदर? अरे मुझसे भी तो कोई पूछ लो कि सच क्या है क्या नहीं। मैं तो 100% कह सकता हूँ ये मोटी माँ नहीं बनने वाली। अरे खाती ये इतना है, 24 घंटे है दिन में, लेकिन ये खाती 20 घंटे है, तो उल्टियाँ ही होंगी ना। चंपा भी खुश थी। उसे अपने माँ बनने वाली बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि आज उसे खाने में खूब सारा खाना मिलने वाला है, जिस वजह से वो शाम को खाने की तैयारी कर रही होती है। इधर रजनी अपनी दादी बनने की खुशी में विमला को दावत दे आती है और दूसरी तरफ चंपा के मायके वाले भी दावत में आ जाते हैं। अब खाना बनाने के बाद रवि अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे रजनी, ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा कि तू दादी बनने वाली है। अरे ये सुनकर तो मैं भी बहुत खुश हूँ। वैसे दावत भी इसी खुशी में रखी है मैंने, और बहू के मायके से भी तो लोग आ रहे हैं। अरे लो, तेरी बहू भी आ गई और रवि भी। अरे बहू, तू इतनी उदास क्यों है? रवि ने कुछ कहा क्या? रवि, बहू को तू कुछ नहीं कह सकता, अब समझा ना? माँ ये लीजिए आपकी बहू की रिपोर्ट, और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये माँ नहीं बनने वाली, बल्कि ज्यादा खाने के कारण ना इसके पेट में गैस हो गया, जिसके कारण उल्टियाँ हुई थी। क्या मतलब मैं दादी नहीं बनने वाली? माँ ना तो आप दादी बनने वाली हो, ना मैं बाप बनने वाला हूँ, और ना ये मोटी ये माँ बनने वाली है। अरे चलो सब, अब क्या खुशी क्या दावत। चलती हूँ रजनी, अपना ध्यान रखियो। बहू कहाँ गई? तू अभी के अभी बहू के घर वालों को मना कर, किसी को आने की जरूरत नहीं है दावत में। लेकिन आपकी बहू गई तो गई कहाँ? चंपा वहां होती ही नहीं। जब रवि चंपा को ढूंढता है तो देखता है वो किचन में जल्दी जल्दी दावत में बना खाना खा रही है, और ये देख रवि तो अपना सर पीटने लग जाता है। साथ में रजनी भी अपना सर पकड़ लेती है। सत्यानाश, ये कभी नहीं सुधरने वाली, और ये है हमारी मोटी बहू की दावत। लीला अपने बेटे अमन के साथ खाना खा रही होती है, तभी वहाँ उसकी बहू ज्योति सब्जी लेकर आती है। लीला और अपने पति को सब्जी देती है। जैसे ही लीला सब्जी खाती है तो लीला कहती है, आय हाय, कैसी सब्जी बनाई है, पूरी फीकी है। ये कोई सब्जी है भला? माँ जी, सब्जी अच्छी नहीं बनी क्या? लेकिन मैंने तो सारे मसाले तो अच्छे से डाले थे। अच्छी तरह से मसाले डाले हैं तो ये हाल है। बताओ, एक काम ढंग से नहीं कर सकती है ये लड़की। माँ जी, आप तो हमेशा ही मेरे काम में कोई ना कोई कमी निकालती ही रहती हो, जबकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कहीं कोई कमी न रह जाए, जिससे मुझे आपसे सुनना ना पड़े। अच्छा, तो अब तुझे लग रहा है कि मैं तुझे सुनाने के लिए ये बहाने बना रही हूँ? नहीं, मैंने ये तो बोला ही नहीं है, लेकिन आप खुद ही बताओ ना, आप कभी मेरी तारीफ करती हो? तारीफ लायक होनी भी चाहिए तू। तेरी क्या तारीफ करूँ मैं? ये सब्जी, अरे कोई मेहमान आ गया और तू ये बना कर ले आई, तब तो मेरा ही मजाक बनेगा ना सबके आगे।
बड़ी आई तारीफ वाली। माँ ठीक तो लग रही है, मसाले भी सही है, फीकी तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर क्यों आप मुंह बना रही हो? लो, अब तक तो इसकी जुबान खुद ही इतनी चलती थी और अब तो इसके लिए इसका पति भी बोलने लगा है। मैं कहाँ जाऊँ, मैंने ही गलती कर दी है, शायद मैं ही तो इसे लाई थी। माँ बिना बात के क्यों नाराज हो रही हो? अगर आपको सब्जी पसंद नहीं आई है तो बोल दो ना ज्योति को, वो आगे से ज्यादा ध्यान रखेगी और आपको शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। मेरा तो बेटा ही मेरी तरफ से नहीं बोल रहा है, बीवी के पल्लू से बंधा है ये। माँ मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन आप हो कि मेरी बात समझने को राजी नहीं हो। अरे हो गई ना ज्योति से गलती, अब क्या आप उसे घर से निकाल दोगी? मेरा बेटा तो अभी से मेरी तरफ से नहीं बोल रहा है, ऐसे तो आगे चलकर इसकी बीवी मुझे घर से ही निकलवा देगी। इससे पहले ज्योति ऐसा कुछ करे, मैं ही कुछ सोचती हूँ। माँ जी गुस्सा थूक दो और बताओ कि आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए दोबारा से बना दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, हो गया मेरा खाना, तुम दोनों मियाँ बीवी ही खाओ। लीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ज्योति लीला की पसंद की ही बहू थी ज्योति, लेकिन अब लीला को उसकी छोटी छोटी बातों से ही परेशानी होने लग रही थी और वो कमियां निकालने लग रही थी। लेकिन जब लीला का बेटा अमन भी ज्योति की तरफ से बोलने लगता है तो लीला को इस बात का और भी ज्यादा बुरा लगता है। कुछ दिनों तक तो लीला इस बात को लेकर कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अवंतिका नाम की लड़की को अपने घर लेकर आती है और ज्योति से मिलवाते हुए बोलती है, बहू इससे मिल, ये है अवंतिका। माँ जी अवंतिका तो ठीक है, लेकिन ये है कौन? कोई रिश्तेदार है क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा पहले। कोई रिश्तेदार नहीं है, बल्कि तेरी सौतन है। तूने बहुत फंसा लिया मेरे बेटे को, उसे मेरे खिलाफ ही भड़का रही थी ना, तो अब मैं भी देखती हूँ। माँ जी आप ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी सौतन? रुको, मैं अमन को अभी फोन करके घर बुलाती हूँ, उनके आगे ही आप सारी बातें अच्छे से बताना। इतना बोलकर ज्योति अमन को कॉल करके घर बुला लेती है। घर आते ही अमन लीला से बोलता है, माँ ये ज्योति क्या बोले जा रही है? उसकी सौतन कहाँ से आ गई? मैंने तो कोई दूसरी शादी भी नहीं करी है। की नहीं है, लेकिन हो जाएगी, और वो भी अवंतिका से। मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ और उसके साथ ही रहूंगा। ना ही मुझे दूसरी शादी करनी है और ना ही आपकी फालतू बातें सुननी है। हाँ हाँ, जब माँ चली जाएगी ना, तभी माँ की बातें फिक्र सब समझ आएगा तुझे। माँ आप जाने की बात बार बार क्यों ले आती हो यार बीच में? मैं सच बोल रही हूँ, अगर तूने मेरी पसंद की लड़की अवंतिका से शादी नहीं की ना, तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माँ आप अपनी जिद मनवाने के लिए हमेशा यही करती हो। ज्योति के टाइम भी आपने यही बोला था, लेकिन मैं ना अब आपकी बात नहीं मानने वाला हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना, अब मैं चली ही जाऊंगी। फिर करते रहिए अपनी मनमानी, तब कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। मेरी इतनी सी बात नहीं मानी जाती है ना। लीला इतना बोलकर अपने कमरे में मरने का नाटक करने लगती है। ये देखकर अमन और ज्योति दोनों ही मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद लीला अपनी बात मनवाकर अवंतिका और अमन की शादी भी करवा देती है। शादी के बाद अमन और अवंतिका दोनों एक साथ कमरे में बैठे होते हैं। तभी वहाँ लीला बिना दरवाजा खटखटाए चली आती है। ये देखकर अवंतिका गुस्से में बोलती है, माँ जी आपको शर्म नहीं है क्या? एक पति पत्नी के कमरे में ऐसे आते हैं? बहू तो क्या हुआ, तुम दोनों भी तो मेरी ही बच्चे हो। मैं बिना बताए आ गई, इसमें इतनी तो कोई बात नहीं है। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए है। और ये सब ज्योति के साथ ही कर सकते हो, ऐसा कुछ मेरे साथ करने की भी मत सोचना आप। अवंतिका वहाँ पर लीला को काफी ज्यादा बोलती है, लेकिन लीला उसे वापस से कोई जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि अवंतिका को अपनी बहू की सौतन बनाने के लिए ही लीला ने इतना कुछ किया था। अवंतिका जैसे ही अमन से शादी होती है, अवंतिका लीला से बदतमीजी करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद अवंतिका और ज्योति सोफे पर आराम से बैठे होते हैं। तभी वहाँ लीला आ जाती है। लीला को देखकर अवंतिका बोलती है, माँ जी जरा रसोई में बर्तन रखे हैं, वो धो दो, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। बहू तेरे होते हुए मैं बर्तन धोने जाऊं और तू क्या करेगी, यहाँ आराम फरमाएगी? माँ जी आप तो घर में एक कोने में ही पड़े रहते हो ना, तो अब थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, अच्छा है आपके लिए, मोटे हो रहे हो पड़े पड़े। ज्योति बहू, अवंतिका मेरे बारे में इतना कुछ बोल रही है और तू चुपचाप सुन रही है। अरे कुछ तो बोल। माँ जी अब मैं क्या कर सकती हूँ, आपने ही तो मेरी सौतन को लाने के लिए इतने ड्रामे किए थे। अब मेरी सास पर ही सौतन भारी पड़ रही है, इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी रहने दो, अब आपको मुझे अपनी बहू की सौतन बनाना था
और आपने बना दिया। अब जो मैं बोल रही हूँ वो करो, बर्तन धो और चाय बना देना मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुझे चाय पीनी है तो तू खुद अपने लिए बना ले, मुझसे मत बोल। ऐसे कैसे नहीं करोगी, आपकी बहू हूँ मैं। और मुझे ज्योति मत समझना जो आपकी सारी बात में हाँ माजी करके मान लूँ। मुझे अपनी बात मनवाने का और भी तरीके आते हैं। अगर आप नहीं मान रही हो तो बता दूं। अवंतिका की ये बात सुनकर लीला वहाँ से रसोई में बर्तन धोने चली जाती है और बर्तन धोने के बाद अवंतिका के लिए चाय भी लाती है। लीला को अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए अब जो भी उसकी बहू की सौतन बोलती वो लीला को करना ही पड़ रहा था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद लीला अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। तभी वहाँ अवंतिका पानी का गिलास लेकर आती है और लीला के मुंह पर फेंकती है। लीला तुरंत उठ जाती है और बोलती है, ये क्या कर रही है बहू? दिखाई नहीं दे रहा है मैं सो रही थी। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप सो रही हो, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि शाम हो गई है और खाना भी बनाना है। खाना कौन बनाएगा? तो प्यार से उठाकर भी बोल सकती थी ना, पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? माँ जी, जो जिस भाषा में समझता है मैं उसे उसी भाषा में समझाती हूँ। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, या वापस से समझाऊं? लीला वहाँ से रोते हुए रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खुद से बोलती है, मैंने तो अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मार ली। ज्योति बहू मेरी इतनी सेवा करती थी, उसे तो मैं कितना कुछ बोल भी देती थी, लेकिन उसने आज तक पलटकर जवाब नहीं दिया। और बहू की सौतन ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। लीला की सारी बातें ज्योति और अमन सुन लेते हैं और दोनों रसोई में आते हैं और अमन बोलता है, माँ अब आपको समझ आया आपकी जिद का क्या नतीजा निकला। अगर आप जिद नहीं करती ना तो आप पर सौतन भारी नहीं पड़ती। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने खुद से अपना नुकसान किया है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मुझसे माँ जी का दुख तो बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा था। मैं तो कब से अमन को समझा रही थी कि आप ही अवंतिका को समझा सकते हो। अगर मैं अवंतिका को रोकता ना तो माँ को अपनी गलती समझ नहीं आती, और जब माँ को अपनी गलती समझ आ गई है ना तो अवंतिका को तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। लीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद अमन अवंतिका को तलाक दे देता है और ज्योति लीला के साथ खुशी खुशी रहती है। रात का समय था। सभी अपने अपने घरों में अपने घर की लाइट ऑफ करके सो रहे थे। उन्हीं में से एक था नव्या का घर। नव्या के घर में चारों तरफ अंधेरा था। तभी अनुराग नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ अपने चेहरे पर नकाब पहनकर नव्या के घर में घुसता है और उसके घर में काफी महंगी महंगी चीजें चोरी कर लेता है। अनुराग चोरी करके भाग ही रहा था, तभी गलती से उसके हाथों से वाज गिर जाता है। अब जैसे ही वाज गिरता है वैसे ही सभी उठ जाते हैं। घर की लाइट जल जाती है। अनुराग खुद को बचाने के लिए नव्या के कमरे में जा छुपता है, जहां उसकी नजर सोई हुई नव्या पर पड़ती है। नव्या दिखने में काफी खूबसूरत थी। उसको देखकर अनुराग की नजर बस नव्या पर ही टिक जाती है और वो बस उसको देखता रह जाता है। तभी अनुराग का दोस्त राघव अनुराग से कहता है, अनुराग देखिए खिड़की खुली हुई है, चल यहाँ से भाग चलते हैं। अगर हम नहीं भागे तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार कितनी सुंदर है ये। अनुराग क्या बोले जा रहा है तू? भाई देख, यहाँ रुकने का मतलब खतरे को खुद अपने करीब लाना। चल यहाँ से। राघव अब अनुराग को जबरदस्ती वहाँ से भगा कर ले जाता है। दोनों दोस्त अब रोड पर भाग रहे थे और भागते हुए राघव अनुराग से बोलता है, अनुराग तो पागल हो गया था क्या? क्या देख रहा था उस लड़की को? भाई उसने मेरा दिल चुरा लिया। मुझे तो उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया। तू ना पागल है सच में। थोड़ी देर बाद राघव और अनुराग अपने घर में आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब राघव अखबार पढ़ रहा था तो वो अखबार पढ़कर चौंक जाता है और उस अखबार को लेकर राघव अनुराग के पास जाता है और उससे कहता है, अनुराग देख हमने कहाँ चोरी कर ली भाई। कहाँ चोरी कर ली? तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे हमने किसी पुलिस वाले के घर में डाका डाल दिया हो। हाँ, हमने पुलिस के घर में ही डाका डाला है। तो क्या हुआ? होगा कोई कांस्टेबल, इतनी भी कौन सी बड़ी बात है। डीएसपी के घर में डाका डाला है भाई। क्या? इधर दिखा। अब अखबार में छपी खबर देखकर अनुराग के होश उड़ जाते हैं और वो खुद से बोलता है, इसका मतलब ये है कि वो लड़की डीएसपी की बहन या बेटी है। हे भगवान, ये आपने क्या किया? एक तो मैं किसी लड़की की तरफ देखता नहीं, और अब जब मुझे कोई लड़की पसंद आई है तो वो डीएसपी की बहन या बेटी निकली। अनुराग तू पागल है। ये जानते हुए कि हमने डीएसपी के घर में चोरी की है, उसके बाद भी तुझे पकड़े जाने का डर नहीं सता रहा, बल्कि उस लड़की का।
भाई देख, पकड़े जाने का डर है, तभी तो मुझे चिंता हो रही है। अगर हम पकड़े गए तो भला एक लड़की चोर से प्यार क्यों करेगी? भाई मुझे वो लड़की चाहिए। कैसी बात कर रहा है अनुराग? तू तो खुद बैल को बुला रहा है और बोल रहा है कि हाँ बैल मुझे मार। भाई वो एक डीएसपी की बहन भी हो सकती है और बेटी भी, इसीलिए उसका ख्याल छोड़ दे। यार तू डर मत, हमने वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ा है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। और तू भी नॉर्मल रिएक्ट कर, समझा? अनुराग अपनी बात पूरी कर वहाँ से बाथरूम में नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक चाय की दुकान पर जाकर चाय पीने लगता है। तभी उस चाय की दुकान के पास एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें से एक लड़की निकलती है, जो कि कोई और नहीं नव्या थी। उसको देखकर अनुराग फिर उसे देखता रहता है। तभी नव्या उसके करीब आती है और उससे हेल्प मांगती है। एक्सक्यूज मी, मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे किसी मैकेनिक का एड्रेस दे सकते हैं? नव्या उसे बोलती रहती है, पर अनुराग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बस उसकी तरफ देखता रहता है। हेलो मिस्टर। हाँ बताओ, क्या हेल्प चाहिए? मैं हूँ ना, आपकी मदद करूँगा। मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप मुझे यहाँ किसी मैकेनिक का एड्रेस दे सकते हैं? आप मैकेनिक को क्यों ढूंढ रही हैं? मैं हूँ ना, मैं ही आपकी कार ठीक कर देता हूँ। ओह थैंक यू। अनुराग अब थोड़ी देर में ही उसकी कार ठीक कर देता है। अनुराग का नेचर और बिहेवियर नव्या को अच्छा लगता है, या यूं कहे कि पहले ही नजर में नव्या ने भी अनुराग को पसंद कर लिया था और वो अनुराग से बातें बढ़ाना चाहती थी। इसलिए वो मेरे पास कैश नहीं है, इसलिए आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं उस पर आपको पेमेंट कर दूंगी। हाँ जरूर। अनुराग अपना नंबर नव्या को दे देता है, जिसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू होती है। ऐसे ही समय गुजरता है। देखते ही देखते नव्या अनुराग से प्यार करने लगती है, इस बात से अनजान कि वो जिससे प्यार करती है या वो जिसके साथ अपनी हसीन जिंदगी के सपने देख रही है, वो कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। नव्या अनुराग से शादी करना चाहती थी, बस इसीलिए वो अपने पिता मोहन के पास जाती है और उसे बोलती है, पिताजी, मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी आपका दिल दुखाना नहीं चाहती, बस इसलिए मैं आपसे परमिशन मांगने आई हूँ। मेरी बेटी ने किसी को पसंद किया है, इसका मतलब उस लड़के में जरूर कोई बात होगी। बेटा नव्या, तू मुझे उससे मिलवा देना। जहाँ नव्या अपने पिता को अनुराग से मिलवाने के लिए उसके घर जाती है, तो वहीं अनुराग भी अब इसीलिए ठान लेता है कि वो नव्या के लिए चोरी करना छोड़ देगा। और इसी बात की चर्चा वो अपने दोस्त राघव से करने के लिए अपने घर के अंदर आता है, जहाँ राघव बैठा हुआ था और अनुराग उसके पास आकर बोलता है, राघव, अब से हम चोरी नहीं करेंगे, बल्कि खुद की मेहनत से पैसे कमाएंगे। बहुत हो गई चोरी चकारी। मैं नव्या से बहुत प्यार करता हूँ, और अगर उसको ये पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करती है वो कोई भला इंसान नहीं, एक चोर है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। उस पर क्या बीतेगी जब उसको ये पता चलेगा कि उसके घर में चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार है। इसलिए राघव, अब से हम चोरी नहीं करेंगे। हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, नव्या भी तुझसे राघव अपनी बातें पूरी करता है। तभी उसकी नजर नव्या और उसके पिता पर पड़ जाती है और वो चुप हो जाता है। उसको इस तरह से चुप देखकर अनुराग भी अब पीछे पलटता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं, नव्या और उसके पिता खड़े थे। ये देखकर वो भी शॉक हो जाता है और उसको शॉक होता देखकर नव्या कहती है, चुप क्यों हो गए अनुराग, बोलो ना। मुझे देखकर झटका लग गया कि मैं यहाँ अपने पिता के साथ क्या कर रही हूँ। अरे मैं तो डैडी को तुमसे मिलवाने लाई थी शादी के लिए, पर शायद मेरी चॉइस ही गलत थी। डैडी, आई एम सॉरी, आपकी बेटी ने गलत इंसान को चुना। आपकी बेटी को इंसानों की परख नहीं है। नव्या देखो, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अब और क्या बताना रह गया है अनुराग, और क्या बताओगी तुम मुझे? तुमने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया। तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं? हाँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया। नव्या, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से चोर या खूनी पैदा नहीं होता। वो अपनी माँ के पेट से चोरी करना नहीं सीखता, बल्कि इंसान के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे बाबा मेरी माँ को छोड़कर चले गए। बाबा के जाने के बाद भी माँ ने खुद को बहुत संभाला और मुझे 10th तक पढ़ाया। अक्सर माँ को बाबा की याद आती थी, जिस वजह से मेरी माँ बीमार पड़ गई। पैसों के चलते मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाया, साथ ही मेरी पढ़ाई भी छूट गई, और जिसके बाद मैं अनाथ हो गया। मैं छोटा था, ना कमाना आता था ना कुछ, इसीलिए मैं रोड पर भीख मांगा करता था, ये सोचकर कि मुझे कुछ तो मिलेगा जिससे मेरा पेट भरेगा, पर मुझे कोई भीख नहीं देता। तब मुझे राघव मिला, जिसके बाद हम दोनों ने चोरी की शुरुआत की।
जब हमने पहली बार चोरी की तो हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था और तब से हमने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर मुझे मिली तुमने मुझे पूरी तरह से बदल दिया नव्या। अनुराग अपनी बात पूरी करके रोने लगता है। नव्या से अनुराग की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उसको माफ करके उसके साथ रहने की सोचती है। पर मोहन अनुराग से कहता है, अनुराग बेटा, तुमने जुर्म तो किया है और इसकी सजा सा तुम्हें मिलनी ही है। तुम खुद को सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी और जब तुम बाहर आओगे तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, वो भी मेरी बेटी के साथ। मोहन की बात सुनकर अब सभी खुश हो जाते हैं और अनुराग खुद को सरेंडर कर देता है और उसको सजा के तौर पर 3 साल की सजा होती है। अब जब अनुराग अपनी 3 साल की सजा पूरी करके वापस आता है तब वो नव्या से शादी करना चाहता था और इस तरह अब उस चोर उर्फ अनुराग की बारात नव्या के घर जाती है। कुछ देर बाद अनुराग और नव्या की शादी हो जाती है।